नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बीजेपी की नई टीम में सरोज पांडे को जगह नहीं मिली है, अनिल जैन को भी जगह नहीं मिली। पूर्व सीएम रमन सिंह टीम में बने रहेंगे। रमन सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पहले भी थे और अब भी बने रहेंगे। सरोज पांडे राष्ट्रीय महासचिव थी, राज्यसभा से सांसद हैं सरोज पांडे, लेकिन उनको इस बार टीम में जगह नहीं मिली है। अनिल जैन को भी नई टीम में जगह नहीं मिली। आपको बता दें कि रमन सिंह जो पहले भी उपाध्यक्ष थे और इस बार भी उनको उपाध्यक्ष की ही जगह मिली है, वो उपाध्यक्ष बने रहेंगे, लेकिन सरोज पांडे को जगह नहीं मिली है। अनिल जैन को भी जगह नहीं मिली है। बीजेपी की नई टीम का ऐलान हो चुका है और छत्तीसगढ़ की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह उपाध्यक्ष बने रहेंगे, लेकिन सरोज पांडे और अनिल जैन को इस टीम में जगह नहीं मिली है। सुरेंद्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, नई टीम का ऐलान हो चुका है बीजेपी की। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह उपाध्यक्ष थे और अब उपाध्यक्ष बने रहेंगे वो, लेकिन सरोज पांडे और अनिल जैन को जगह नहीं मिली है इस टीम में। देखिए श्रद्धा, इसमें एक नाम और है रामविचार नेताम का, जो अभी राज्यसभा के सांसद हैं और राष्ट्रीय एसटी मोर्चा के अध्यक्ष भी वो थे। उनको भी इस जो नई कार्यकारिणी केंद्र की बनी है उसमें जगह नहीं मिली है। तो छत्तीसगढ़ के जो तीन जो नेता हैं, इसमें से हालांकि अनिल जैन तो प्रभारी थे यहाँ पर छत्तीसगढ़ के, उनको जगह नहीं दी गई है इस केंद्रीय कार्यकारिणी में। इसके अलावा जो रामविचार नेताम हैं और सरोज पांडे जो राज्यसभा सांसद हैं, वो काफी कद्दावर नेता मानी जाती हैं छत्तीसगढ़ की, उनको भी स्थान केंद्र में इस कार्यकारिणी में नहीं मिला है। और जिस तरह से सिर्फ छत्तीसगढ़ से 2 लोगों को मिला है, इसमें से दोबारा जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री रहे छत्तीसगढ़ के, उनको जगह दी गई है। इसके अलावा राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री महामंत्री सौदान सिंह को भी जगह दी गई है। रायपुर उनको का नाम दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ से 2 लोगों को इस केंद्रीय जो इनकी कार्यकारिणी भाजपा की घोषणा हुई है उसमें जगह मिली है। यहाँ पर अनिल जैन जो प्रदेश प्रभारी थे उनको हटाया गया है। इसके अलावा जो सरोज पांडे हैं और रामविचार नेताम, तो ये 3 नाम हैं। इनको जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ये लोग थे, इनका नाम इस जो नई जो सूची जारी हुई है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें इनका स्थान नहीं मिला है। तो अब ये जरूर है कि जिस तरह से, क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह जो पूर्व में भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं इस बीजेपी के, तो इनको दोबारा इस पर मौका दिया गया है उनके काम को देखते हुए। जिस तरह से सरकार, क्योंकि अभी जिस तरह से विपक्ष में है बीजेपी छत्तीसगढ़ में और लगातार उसको आक्रामक तेवर इख्तियार करने हैं, तो अब रणनीति बनानी होगी। क्योंकि जिस तरह से, क्योंकि लगभग 2 साल पूरे होने वाले हैं सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस के, और बड़ा कोई आंदोलन और बड़े कोई आयोजन से जो है यहाँ पर अभी हालांकि विपक्ष नहीं कर पाया है। लेकिन अब जिस तरह से, क्योंकि अब आक्रामक तेवर इख्तियार करने होंगे कि 3 साल का समय शेष बचेगा बीजेपी के सामने, क्योंकि 1 साल तो जब चुनावी साल माना जाता है, तो अगर साल में पहुंचती है बीजेपी 2022 में, तो उसमें ही इसको अपने जो तेवर हैं उनको जो कड़क करने पड़ेंगे, तभी यहाँ पर अपना स्थापित कर पाएगी बीजेपी। जो विपक्ष की भूमिका है, अभी सिर्फ 14 यहाँ पे विधायक हैं, अभी मरवाही का उपचुनाव भी यहाँ पर होना है। तो इस तरह से जो बीजेपी की जो रणनीति है, इसके तहत जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं रमन सिंह, वो बरकरार रहेंगे। इसके अलावा जो राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री सौदान सिंह हैं, उनको भी जगह दी गई है इस केंद्रीय जो कार्यकारिणी की घोषणा हुई है बीजेपी की सूची में। तो इस तरह से जो बड़े नाम थे, जिसमें सरोज पांडे का नाम बड़ा माना जाता है, और इसके अलावा जो यहाँ पर जो भरोसा नहीं सरोज पांडे पे, जो उनका नाम अभी इस लिस्ट में नहीं है। देखिए, जिस तरह से सरोज पांडे यहाँ पर जो लोकसभा चुनाव हुआ था, वो चुनाव में एक बार चुनाव जीती, उसके बाद चुनाव वो हार गई थी उसके यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में एकमात्र ऐसी सीट थी कांग्रेस के पास में जो लोकसभा में, जिसमें से ताम्रध्वज साहू जो अभी वर्तमान में गृह मंत्री हैं, वो जीते थे दुर्ग लोकसभा से, उसमें सरोज पांडे हारी थी। जबकि जो मोदी सरकार का जो पहला कार्यकाल था, उसमें जो जबकि लहर थी, उसके बावजूद वो नहीं जीती थी। लेकिन हालांकि उनको जो है राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया था, एक बड़ा पद दिया गया था। उसके बाद उनको, हालांकि अभी जिस तरह से वो जो उनको राज्यसभा की सांसद है वो, तो ये जिस तरह से उनको अब हटाया गया है, ये भी कह सकते हैं कि आने वाले समय में हो सकता है कि उनको जो है बीजेपी कोई बड़े पद पे ले जाना चाह रही हो, इसीलिए उनको इस कार्यकारिणी की जो सूची जारी की है बीजेपी ने, उनमें इस पर नाम उनका नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि रमन सिंह का कद जरूर बढ़ा है, क्योंकि उनका दोबारा उनका नाम राष्ट्रीय जो उपाध्यक्ष के नाम पर उनका नाम आया है।
तो अब देखना यह होगा किस तरह से रणनीति बनती है, क्योंकि विपक्ष की जो भूमिका छत्तीसगढ़ में होनी चाहिए, दिखनी चाहिए, वो दिख नहीं रही है। इसीलिए लगातार केंद्रीय नेतृत्व ऊपर नजर बना के रखा हुआ है कि किस तरह से यहाँ पर, क्योंकि एक प्रचंड बहुमत से कांग्रेस यहाँ पे जीती है, तो इस पर किस तरह से जो है यहाँ पर, क्योंकि आदिवासी सीटें जो है 29 सीटें हैं, उसमें अधिकतर सीटें जो है उनको कांग्रेस के पास में है, जबकि एसटी वर्ग से कई बार नेता यहाँ पर बीजेपी का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार कांग्रेस का कब्जा इस पर हो चुका है। तो किस तरह से जो आदिवासियों को इसमें वो किया जाए, तो ये सबसे बड़ा सवाल सामने रहेगा, चुनौती रहेगी बीजेपी के सामने कि अपने नेताओं को जो है, जो अब जो नेता हैं उनको वो किस तरह से आगे की रणनीति बनाए, जिससे जो उनकी पार्टी से लोग जुड़े, लोग पार्टी से हटे ना। क्योंकि अभी जिस तरह से की मरवाही का 29 तारीख को, जिससे 29 सितंबर को घोषणा हो सकती है मरवाही उपचुनाव की, तो एक बड़ी, क्योंकि वो आदिवासी सीट है, आरक्षित सीट है, तो अब देखना यह होगा कि किस तरह से रणनीति बनती है। हालांकि अभी तक चुनाव समिति की बैठक तक नहीं हुई, बीजेपी नहीं कर पाई है, तो वो अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा तक नहीं कर पाई है, तो अब रणनीति बनानी पड़ेगी और बहुत ज्यादा डिफेंट होके अब पूरे जो विपक्ष की जो भूमिका होती है उस पर बीजेपी को अपना चेहरा दिखाना होगा और जमीनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी वो कुछ यहाँ पर हो पाएगा। जी, आप लगातार बने रहे हमारे साथ। और रायपुर से खबर है, जहां गृह विभाग की हाई लेवल मीटिंग, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की अध्यक्षता में बैठक जारी है। बढ़ते अपराध और नक्सलवाद की समीक्षा, संसदीय सचिव विकास उपाध्याय भी मौजूद है, एसीएस, होम डीजीपी और अन्य अधिकारी भी शामिल हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, गृह विभाग की हाई लेवल की मीटिंग, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की अध्यक्षता में यह बैठक बढ़ते अपराध और नक्सलवाद की समीक्षा इसमें की जा रही है। और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय भी मौजूद है, एसीएस, होम डीजीपी और अन्य अधिकारी भी शामिल है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गृह मंत्री इस समय मीटिंग कर रहे हैं। सुरेंद्र जुड़े हुए हैं लगातार हमारे साथ। सुरेंद्र, मीटिंग इस समय चल रही है, गृह विभाग की हाई लेवल मीटिंग है, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू अध्यक्षता कर रहे हैं मीटिंग की। देखिए श्रद्धा, ये बैठक जो है काफी महत्वपूर्ण बैठक है और गृह मंत्री इसकी खुद समीक्षा कर रहे हैं। उस समीक्षा बैठक में डीजीपी शामिल हैं, इसके अलावा जो इंटेलिजेंस के जो अधिकारी हैं वो इसमें शामिल हैं, जो संसदीय सचिव गृह विभाग के हैं वो भी इस बैठक में शामिल हैं। और जिस तरह से पिछले दिनों जो यहाँ पर कानून व्यवस्था को लेकर जो बातचीत हुई है, जिसमें से एक बड़ी बात ये निकल के आई थी कि डीजीपी ने एक आदेश जारी किया और जिसमें ट्रांसफर्स किए गए थे, उन ट्रांसफर्सों को जो है ट्रांसफर पे अमल नहीं किया गया। तो आखिर वजह क्या है? डीजीपी फिर उसके बाद में एक कड़ा पत्र जारी करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अगर उनकी आदेश की अवहेलना करेगा तो उसकी कार्रवाई की जाएगी, उसको सस्पेंड किया जाएगा। तो तमाम वो चीजें हैं, खासकर जो नक्सल जो इलाकों में बस्तर, खासकर जो बस्तर जो नक्सल प्रभावित 7 जिले हैं वो काफी प्रभावित रहे हैं और जिसमें से आम लोगों को नक्सली निशाना बना रहे हैं। तो वजह क्या है, क्या किस तरह से रणनीति बनाई जाए, क्योंकि बारिश का मौसम अब खत्म हो रहा है धीरे धीरे, तो वहां पर किस तरह से जमीनी जो लड़ाई लड़नी है नक्सलियों से, किस तरह से लड़ी जाए, उसको लेते हुए नक्सल डीजी भी इसमें बैठक में शामिल है, नक्सल क्योंकि सभी आईजी भी शामिल है इसमें भी बैठक में। तो कानून व्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर ऑनलाइन ठगी के तमाम मामले सामने आए हैं, चिटफंड कंपनियों के अभी तक जो मामले जो सरकार ने जो वायदा किया था अपने घोषणा पत्र में, उसको देखते हुए किस तरह से उस पर अभी तक क्रियान्वयन किया गया है, कितने चिटफंड मामले को जो है निराकृत किया गया है। तो इन तमाम चीजों को, यहाँ की जो कानून व्यवस्था है, नक्सल की जो समस्याएं बढ़ रही जिसमें से आम लोगों को निशाना बना रहे हैं नक्सली, किस तरह से उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, उसकी समीक्षा कर रहे हैं। और ये जरूर है काफी महत्वपूर्ण बैठक इस लिहाजे भी मानी जाती है क्योंकि वो अब ये रणनीति बनानी है कि किस तरह से जो माओवादियों के मान में घुसकर उनको खदेड़ा जाए, उनको मारा जाए, क्योंकि नक्सलवाद को खत्म करने के लिए कांग्रेस ने इसका वायदा किया था। और अब देखना यह है कि जिस तरह से समय धीरे धीरे जो है आगे बढ़ रहा है और वहां पर विकास कार्य की जो तेजी लानी, खासकर नक्सल इलाके यहाँ पे 14 थोड़े बैकफुट पर हैं, लेकिन हर कुछ दिन बाद सुरेंद्र नक्सली अपनी बौखलाहट दिखाते हैं। और जैसा कि आपने भी बताया कि अब आम लोगों को, ग्रामीणों को वो कभी बंधक बनाते हैं, किसी को मार दिया, किसी ग्रामीण की हत्या कर दी। अभी कुछ दिन पहले ही खबर आई थी। ये एक बड़ी चिंता की बात है और ये चुनौती भी अब सरकार के लिए भी बनी हुई है। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि अब जब आम लोग जब मारे जाएंगे तो सरकार जो होती है, जो सरकार जो बनती है, तो आम लोगों की ही रक्षा के लिए सरकार बनी है। अगर उनकी रक्षा नहीं हो पाती तो विपक्ष काफी सवाल उठाता है। विपक्ष सवाल उठा भी रहा है कि जिस तरह से यहाँ पर जो लगातार नक्सली आम लोगों को निशाना बना रहे हैं, भूले भाले आदिवासियों को निशाना बना रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी गंभीर मामला है। और तकरीबन एक साल का भी 22 सितंबर तक अगर बात करें तो 39 से ज्यादा आम लोगों को जो है नक्सली अपनी बंदूक का निशाना बना चुके हैं। तो बड़ा सवाल यही है सरकार के सामने
सामने कि किस तरह से इन नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, क्योंकि लगातार अगर आम लोगों को हिंसा करेंगे, क्योंकि जिस तरह से बिल्कुल ये एक चुनौती जरूर बनी हुई है कि आम लोगों पर अगर ऐसे आक्रामक होंगे नक्सली तो फिर बड़ी समस्या ये सरकार के लिए हो जाएगी और इससे निपटना बहुत जरूरी है। शुक्रिया आपका सुरेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। मरवाही उपचुनाव के दंगल को लेकर बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय का कहना है कि हमारी पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार है और मरवाही के लिए जिले से लेकर बूथ स्तर तक कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। बीजेपी की स्थिति मरवाही विधानसभा क्षेत्र में काफी अच्छी है। हमारी पार्टी वहां पर 1 नंबर पर है और हम ये सीट जीत रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मरवाही उपचुनाव होना है। मरवाही उपचुनाव को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं बीजेपी की, हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय जी हैं। सर, किस तरह की तैयारियां हैं? घोषणा तो हालांकि अभी नहीं हुई, 29 तारीख तक शाम तक घोषणा हो जाएगी। किस तरह की तैयारी है खासकर? हमारी पार्टी, हम लोग पूरी तरह से मरवाही विधानसभा उपचुनाव के लिए तैयार हैं और वैसे हमारी पार्टी हमेशा लोगों के बीच में रहती है, लोगों के सेवा का काम करते रहते हैं और वहाँ पर मरवाही विधानसभा उपचुनाव की तैयारी से हम लोग प्रभारी सह प्रभारी बना दिए हैं और हमारे संगठन के सभी लोग जिला से लेकर जो बूथ स्तर के हमारे कार्यकर्ता हैं सभी चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। किस तरह की चुनौती मानते हैं, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस वहां पर लगातार घोषणाएं कर रही है, लगातार नेता कैंप करके रखे हुए हैं, किस तरह की चुनौती मान रहे हैं? देखिए, इस समय भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वहां पर बहुत अच्छी है। अजीत जोगी जी के निधन के पश्चात छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस में बिखराव है, इधर उधर भाग रहे हैं और कांग्रेस पार्टी पिछले बार तीसरे नंबर पर थी और अभी वो रूलिंग में भी है और बहुत प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वहाँ की जनता कांग्रेस पार्टी से जुड़ नहीं पा रही है और आज हम लोग 1 नंबर पर हैं और निश्चित रूप से मरवाही का उपचुनाव हम लोग जीतेंगे। क्या मुद्दे रहने वाले हैं वहां की जनता के? जिस तरह से 15 साल तक आपकी सरकार रही, उसके बाद कांग्रेस सरकार है, क्या लगता है कि वहां पे जो विकास था, विकास के मुद्दे को लेकर ही कांग्रेस वहां पे चुनाव लड़ रही कि विकास नहीं हो पाया 15 साल में? देखिए, विकास ही हम लोग का भी मुद्दा है। आज जिस तरह से गरीबों को पक्का मकान देने का काम हुआ है, माता बहनों को शौचालय निर्माण का काम हुआ है, हर लोगों को बैंक का खाता दिए हैं और छोटे छोटे जो किसान हैं उनको कृषक सम्मान निधि का पैसा दिए हैं और जिस तरह से सारा काम वहाँ पर विकास का हुआ है, सड़क, बिजली, पानी, और ये विकास ही हम लोग का मुद्दा रहेगा और निश्चित रूप से जनता आज वो समझ चुकी है कि गांव, गरीब, किसान, मजदूर का अगर कोई हितैषी पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी ही सरकार के माध्यम से सब करती है। 2018 के विधानसभा चुनाव हुआ, उसके बाद से यहाँ पर दूसरी ये उपचुनाव हो रहा है। ये दंतेवाड़ा पहला हुआ और उसके बाद अब मरवाही उपचुनाव होना है। क्या लगता है कि ये मरवाही चुनाव जीतना आपके लिए कितनी बड़ी प्रतिष्ठा की बात है? मैंने कहा ना कि ये चुनाव निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये थे विष्णुदेव साय जो बता रहे थे, अध्यक्ष हैं बीजेपी के, कि इस बार भारतीय जनता पार्टी मरवाही का दंगल जरूर जीतेगी। कैमरा पर्सन सुरेश पासी के साथ सुरेश, छत्तीसगढ़, रायपुर। सेंट्रल पूल में छत्तीसगढ़ के चावल का कोटा बढ़ा है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने स्वागत किया है। केंद्र सरकार के निर्णय का स्वागत किया। पिछली बार से 40% से अधिक चावल लिया जाएगा। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा, सेंट्रल पूल में अतिरिक्त चावल लेने से राज्य सरकार को उसका लाभ होगा। धान खरीदी और चावल के उठाव में मदद मिलेगी। भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के हिस्से का जो सेंट्रल पूल है उसको बढ़ाने की जो घोषणा करी है, एक अच्छा संकेत है और छत्तीसगढ़ के लिए एक अच्छी खबर है। इसका छत्तीसगढ़ को लाभ मिलेगा, यहाँ किसानों को लाभ मिलेगा और जो राज्य सरकार के ऊपर एक अधिभार पड़ता था
वो भी काफी इसमें सहूलियत मिलेगी। कोविड-19 महामारी ने भारत में बाइक रिपेयरिंग मैकेनिक्स के जीवन को भी काफी अस्त व्यस्त कर दिया। लॉकडाउन खुलने के साथ जैसे जैसे अब ये मैकेनिक अपने काम पर वापस आ रहे हैं, इन्हें अब हमारे सहारे की जरूरत है, जिससे कि ये अपने भविष्य को सुरक्षित कर सके। इसको ध्यान में रखते हुए कैस्ट्रॉल एक्टिव ने नेटवर्क 18 के साथ मिलकर प्रोजेक्ट इंडियाज इंजन नाम की एक पहल की शुरुआत की है। इस कैंपेन को अपना भरपूर समर्थन देने के लिए मिस्ड कॉल दें इस नंबर पर। नंबर है 7574003002। आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.protectindiaengine.com पर। आने वाले दिनों में आपका ये संकल्प बहुत मददगार साबित होगा, सुनिश्चित करने में कि हमारी जिंदगी बिना रुके आगे बढ़ती रहे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और खबर गोंडा गांव से, जहां जिले को सौगात दी है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। 300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्षेत्रवासियों को ये सौगात दी। 2 करोड़ की लागत से बने मुक्तिधाम का लोकार्पण भी किया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने आज स्पीक फॉर फार्मर्स अभियान चलाया, जिसके तहत सोशल मीडिया पर केंद्र के नए किसान बिल का विरोध किया गया। सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने इन बिलों को किसानों, आम आदमियों और राज्यों के लिए नुकसानदेह बताया और केंद्र सरकार से कृषि बिल को वापस लेने की मांग की। लोकसभा में 3 काले कानून पास हुए। इससे किसानों को, आम लोगों को किस प्रकार से नुकसान होगा, ये समझने की आवश्यकता है। पहली बात यह है कि एक राष्ट्र एक बाजार, लेकिन भारत सरकार ये नहीं बता रही है कि दर भी एक होगा, कीमत एक होगा। यदि ये करते तो इसका हम विरोध नहीं करते। हमारी मांग है कि तीनों काले कानून उसको वापस लिया जाए, एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए और मंडी व्यवस्था को यथावत रखने की गारंटी दी जाए। हमारे देश में 85% लघु किसान हैं। इन किसानों के पास लंबे समय तक भंडारण की व्यवस्था नहीं होती है। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि किसानों के खिलाफ कृषि विरोधी 3 काले कानून वापस लिए जाएं। न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी की कानूनी गारंटी और मंडी व्यवस्था खत्म न किया जाने की। राजधानी में टोटल लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई जारी है। वीआईपी चौक स्थित मोती महल कॉम्प्लेक्स को नगर निगम ने सील कर दिया। यहां लॉकडाउन के दौरान रेस्टोरेंट का संचालन किया जा रहा था, जहां नगर निगम जोन 4 की उड़नदस्ता टीम ने पूरे कॉम्प्लेक्स को सील कर दिया। रायपुर में टोटल लॉकडाउन है और लॉकडाउन के दौरान कई लोग ऐसे भी हैं जो इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई भी जारी है। हम मौजूद हैं इस वक्त वीआईपी चौक के पास, जो कॉम्प्लेक्स है मोती महल, वहीं पर, और फिलहाल इसे सील करने की कार्रवाई यहां पर नगर निगम की टीम द्वारा की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से टोटल लॉकडाउन लगा हुआ है और यहां पर ये रेस्टोरेंट शायद खुला हुआ था और इसीलिए ये पूरी कार्रवाई यहां पर नगर निगम के द्वारा की गई है। पुलिस की टीम भी मौजूद है और किस तरह से ये लोगों ने पाया और कार्रवाई को लेकर के जानकारी लेते हैं। ये बताइए कि आप लोग कब पहुंचे यहाँ पर, क्या कुछ जानकारी? मैं अभी पता चले खुला पाया गया है तो अपन तत्काल आए और सबको बाहर निकाल के सीलिंग कार्रवाई जारी है। अच्छा, तो क्या सारी चीजें बिक रही थी यहाँ पे? उसका बिक रहा था, उसका तराजू चालू था, इलेक्ट्रॉनिक जो तराजू चालू था और कर्मचारी था सामने, उसने उसको बाहर किया, हमने बाहर करके सीलिंग कार्रवाई की। बिल्कुल, सीलिंग की कार्रवाई फिलहाल जारी है और आप ये देखिए कि इस पूरे स्टोर को सील किया जा रहा है और क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, पुलिस की भी मौजूदगी है और सख्ती की बात लगातार यहाँ पर जिला प्रशासन द्वारा
की जा रही है और इसलिए ये सख्ती जो है वो नगर निगम की टीम और पुलिस की यहाँ पर कार्रवाई देखने को मिल रही है। निश्चित तौर पे लॉकडाउन का ये 5वां दिन है और केवल 28 तारीख तक ही लॉकडाउन है। ऐसे में लोगों को कहा जा रहा है कि नियमों का पालन करें, लेकिन जहां पर नियमों का उल्लंघन होता है वहां पर इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर हाथियों की मौत का सिलसिला शुरू हो गया है। आज महासमुंद में एक हाथी की मौत हो गई। आशंकाएं जताई जा रही है कि शिकारियों के बिछाए बिजली की तार की चपेट में आने से हाथी की मौत हुई। वहीं 4 दिन पहले रायगढ़ में भी करंट लगने से एक हाथी की मौत हो गई। इस तरह एक हफ्ते में 2 हाथियों की मौत हो गई। और महासमुंद जहां गांजे की बड़ी खेप बरामद हुई। 8 क्विंटल 10 किलो गांजा बरामद। गांजे के साथ 2 लोग भी गिरफ्तार हुए हैं। जब्त गांजे की कीमत 1 करोड़ 62 लाख रुपए बताई जा रही है। एक ट्रक और मोबाइल जब्त। राजस्थान के रहने वाले आरोपी का नाम खालिद और साकिन हुसैन है और सब्जी कैरेट के बीच ये गांजा छुपा कर ले जा रहे थे। उड़ीसा से राजस्थान गांजा ले जाया जा रहा था। अंतर्राज्यीय जांच चौकी टेमरी के पास पकड़े गए आरोपी कोमाखान पुलिस ने कार्रवाई की। और धमतरी जहां शराब दुकान में लूट का वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी में कैद हुए लुटेरे तलवार के बल पर गार्ड को बनाया बंधक। 14 सितंबर को हुई थी शराब दुकान में लूट। करीब 15 लाख की लूट हुई थी। 4 लुटेरों ने घटना को दिया अंजाम। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।